नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेलवे स्टडी चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में चाहिए। फॉर्मेट बहुत ही वैल्यू रखता है, क्योंकि आप जो हमारा अभी तक जो चलता आ रहा था स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट, उसके अलावा रेलवे अपने फॉर्मेट में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है। मैं खुद 2 बार चक्कर काटा हुआ हूँ रेलवे में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, इसलिए ऐसी गलती आप लोग ना करें। एक बार देख ले, हर डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग सील और स्टैम्प की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या अगर आपका नाम कहीं पे नाम में और स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स है तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, उसके लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आर आर सी 01/2019। आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। उसके पहले अपन ये एक 18 नंबर .3 देख लेते हैं एक बार। No additional time will be given to the candidate not producing their original certificate on date of the documents verification, and candidate of such candidate is liable to be cancelled। मतलब रेलवे सिंपली बोल रही है आपको कि अगर डेट ऑफ वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आप कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है। परंतु निश्चिंत रहिए, आपका ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रेलवे आपको 2-2, 3-3 बार भी बुला के फ़ोन करके और लेटर भेज के बुलाती है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और अब देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। मैट्रिक्स का डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत किसके लिए पड़ती है? इनको डेट ऑफ बर्थ के लिए ज़रूरत चाहिए। फादर्स नेम और मदर्स नेम्स के लिए इसका ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद बात करें सेकंड नंबर पॉइंट, एनसीवीटी और एसटीवीटी सर्टिफिकेट है। ये क्या है ना, अगर किसी ने आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स को ये सर्टिफिकेट मिलता है, ये भी उनको सबमिट करना पड़ेगा। थर्ड नंबर एससी एसटी सर्टिफिकेट्स है, ये एनेक्सर 1 फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। नीचे अब एनेक्सर 1 फॉर्मेट अपन देखेंगे। ये ओल्ड भी चलता है, परंतु आप इसको क्या है ना, अगर हो सके तो 1 ईयर ओल्ड ही रखना, अभी से ही आप इसको नया बनवा लेना। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे। फोर्थ नंबर पॉइंट है ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 8 लाख से ज़्यादा जिसका भी इनकम है वह क्रीमी लेयर में आता है, और यह है 8 लाख से कम इनकम वाला नॉन क्रीमी लेयर में आता है। तो इसका भी आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ओबीसी वाले नॉन क्रिमिनल वाले विशेषकर ध्यान दें इस बात में है कि एनेक्सर सेकंड में जो फॉर्मेट है, आप सबसे पहले सेंटर का सर्टिफिकेट्स बना लीजिए। ओबीसी नॉन क्रिमिनल का सेंटर का सर्टिफिकेट बनाइए। उसके बाद उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके मजिस्ट्रेट आपको रेलवे का जो फॉर्मेट दे रखा है, रेलवे के फॉर्मेट में आपको वो सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एनेक्सर 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। नॉन क्रिमिनल लेयर डिक्लेरेशन फॉर्म है एक, वह नॉन क्रिमिलियर का होने का आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसका आ जाता है। फिर बात करते हैं 6 नंबर फॉर्म की। तो ईडब्ल्यूएस वाला जो भी इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा, कैसा होगा वह इनकम सर्टिफिकेट, नेक्स्ट उसका फॉर्मेट एनेक्स 3 में जो दिया हुआ है वो वाला इनकम सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये भी आपका इस ईडब्ल्यूएस में 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए ये भी, क्योंकि किसी की भी आई है 6 महीने बाद अगर चेंज होती रहती तो वो उस क्लास में नहीं रहेगा। बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट के। 7 नंबर पॉइंट इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को भी ये इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इनकम 8 नंबर बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट की। तो माइनॉरिटी, अगर कोई माइनॉरिटी है जैसे हिंदू के अलावा कोई भी धर्म हुआ, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भी होगा, उसको ये डिक्लेरेशन वहाँ पे एनेक्सर 4 में जो दे रखा है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि एक सर्विसमैन का ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी रिटायर्ड होके आया है आर्मी, डिफेंस से, किसी से भी, तो उसको वो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
10 नंबर में बात करते हैं कि इसमें क्या है ना, जो भी फिजिकली डिसेबिलिटी है उसके अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं, जिसमें 5/1 एनेक्सर 5/B 5/C 3 टाइप के सर्टिफिकेट है, वो आगे हम नीचे देखेंगे। अब 11 नंबर पॉइंट देखते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द एक्स सर्विसमैन का भी उसको सेल्फ अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। एनओसी की बात करेंगे तो 12 नंबर पॉइंट करेंगे, अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो आपको वहाँ से नौकरी छोड़ना पड़ेगा, तो आपको वहाँ से एनओसी एक सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रोड्यूस करने का। ऐसे सेम एक्स सर्विसमैन के लिए अगर डिफेंस में आप काम किए हुए हो, तो आपको वहाँ पे छोड़ने के लिए आपको एनओसी का ज़रूरत पड़ेगा। 14 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनमें काफ़ी लड़कों का डाउट था कि अगर हमारे नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, या फिर फादर्स नेम मदर नेम किसी के नाम में भी मिस्टेक हो, तो आपको क्या करना है कि सिंपली एक एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट बना के आप उसको पेश कर दो, तो आपका ये भी चलेगा। 15 नंबर पॉइंट देखते हैं। 15 नंबर पॉइंट है, अगर किसी भी लड़के ने या कैंडिडेट ने अगर ऑफलाइन पेमेंट किया है एसबीआई चालान के थ्रू, तो आपको उसका पेमेंट स्लिप आपको दिखाना पड़ेगा। 16 नंबर पॉइंट है, सेल्फ सर्टिफिकेट बाय द ट्रांसजेंडर। अगर कोई ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, तो आपको उसका सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर जम्मू कश्मीर डोमिसाइल है, तो आपको उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये 18 नंबर और 19 नंबर देख लेते हैं एक बार। 19 नंबर, अगर किसी का डिवोर्स हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो उसका कोर्ट का एफिडेविट लगेगा आपको। अगर आपका तलाक हो गया है, तो आपका उसका कोर्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद देखते हैं पैरा नंबर, ये 20 नंबर देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया है, अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया, अगर वो अभी तक उसने शादी नहीं की है, तो उसका एफिडेविट लगेगा कि ये अभी इसने मैरिड नहीं की है, विधवा है, तो विधवा का इसको सर्टिफिकेट्स लगेगा। ये देखने की अपन को ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं एनेक्सर देख लेते हैं, आपको किस किस फॉर्मेट क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला है एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 क्या था, SC/ST कैटेगरी के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट था, जो कि इसी फॉर्मेट में आपका चलेगा। इसमें आपको नीचे ये यहाँ पे स्टैम्प, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे सील बोले तो आपको कहना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपको सील लगवाना है। सील बोले तो ऐसे राउंड करके रहता है, वो सील होता है, और जो ऐसे चौकोर होता है वो स्टैम्प होता है। तो आपको सील के लिए बहुत ही परेशान करते हैं। लास्ट टाइम 2018 के बीच में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आया था, तो कैंडिडेट इसको अच्छे से वो वहाँ पे आप मजिस्ट्रेट के पास बोल के ही आप ये सील गोल सील लगवा के ही लेके आवे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये है सेकंड नंबर का एनेक्सर 2 है, ओबीसी सर्टिफिकेट है। ओबीसी को इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट, इसका प्रिंट आउट निकला के आपको इसका प्रिंट आउट निकला के, और जो ओल्ड आपका 1 ईयर जो अभी नया आपने सेंटर का सर्टिफिकेट बनाया होगा, तो सेंटर के सर्टिफिकेट्स को बनवाने के बाद आप इसको भी दोबारा सेम प्रोसेस से आपको ये बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मजिस्ट्रेट आपको इस पर सील और साइन देगा। यहाँ पे आपको सील लगाना पड़ेगा, और इधर मजिस्ट्रेट के साथ के साइन होंगे। उसके बाद थर्ड नंबर एनेक्सर, सेकंड एनेक्सर देखते हैं अपन। इसमें डिक्लेरेशन है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन, ये अपन को खुद भरना पड़ेगा। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर जो भी कैंडिडेट है तो उन कैंडिडेट्स को ये फॉर्म आप खुद भरना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन मतलब खुद का साइन और सील, खुद का साइन और नेम लिखना पड़ेगा, पहले से डेट डालना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद करते हैं एनेक्सर नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये एनेक्सर नंबर 3 आपको EWS इनकम प्रोड्यूस करने के लिए है। तो ये आपको यहाँ पे इनकम प्रोड्यूस करने के लिए दिया गया है। जो भी आपको इनकम प्रोड्यूस करनी है वो 6 मंथ से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो आपको सेम जो भी गेजिटेड ऑफिसर जो भी आपके वहाँ पे बनाते हैं इनकम सर्टिफिकेट, आप वहाँ से ये इनकम सर्टिफिकेट बना के ला सकते हैं। फिर आता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए ये सर्टिफिकेट है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए ये सर्टिफिकेट है। तो आप इस एनेक्सर की कॉपी निकाल के इसमें ये
ये सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं लास्ट डिक्लेरेशन है ये एनेक्सर नंबर 4 है ये माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट है, माइनॉरिटी अगर आप है, जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है और पारसी है, यहूदी है, तो आपको ये सारा सबको जितना भी हिंदू को छोड़ के जो भी कम्युनिटी है उसको ये सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं लास्ट 4 नंबर, ये है भाई साहब मेडिकल का है। इसमें आपको मेडिकल में कोई भी मेडिकल अथॉरिटी है, कोई भी ऑफिसर्स है जहाँ पे आपको मेडिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसमें आपको ये वो सर्टिफिकेट बना के लाना पड़ेगा। तो उसके अलावा बात करते हैं ये सेकंड है, ये भी आपका मेडिकल डिसेबिलिटी का है, अलग आपको इसमें फिलअप करना पड़ेगा कौन किस किस टाइप के आपको मेडिकल डिसेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करा के लानी पड़ेगी। और इसमें जो डॉक्टर है उसका डॉक्टर का ऑथराइज नंबर लिखना पड़ता है। उसके बाद ये एक और है 3 जो मैं बताया था 5A 5B और 5C था, वो सारा बता दिया है। उसके बाद ये एनेक्सर 5D है, ये है लेटर फॉर अंडरटेकिंग द यूजिंग ऑफ सब्सक्राइब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कैंडिडेट हु है विजुअल इम्पेयर है पर्टिकुलर्स फॉर द सब्सक्राइब प्रॉपर, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये एक सर्विसमैन के लिए है, ये डिक्लेरेशन एक सर्विसमैन का है, तो ये डिक्लेरेशन भी आपको सबमिट, एक सर्विसमैन हो तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह की हर जानकारी हम देते रहेंगे। रेलवे से रिलेटेड आपको जो भी प्रश्न पूछना है वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि हम खुद रेलवे में, तो हमको अच्छे से रेलवे को समझते हैं कि अंदर कैसा कंडीशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।